हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम, एमएस एकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों, यदि आप मेरे वीडियोस के द्वारा स्टडी करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाकर के सर्च करें केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। इस तरीके का सर्च करते ही मेरे वीडियोस ओपन हो जाएंगे और उसमें आप प्लेलिस्ट चेक करें तो वहाँ पर आपको एक ही चैप्टर्स के सारे वीडियोज़ एक जगह ही मिल जाएंगे। और बच्चों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स में उसको शेयर करें। बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है, सेल चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है फ़िलहाल प्लास्टिड। ठीक है बच्चों, प्लास्टिड कल भी हमने प्लास्टिड का स्टडी किया था, लेकिन चूंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था तो वहाँ पर मैंने उसको स्टॉप करके और आज उसको मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर रही हूँ। बच्चों, प्लास्टिड में हमने 3 पॉइंट तक स्टडी कर लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पॉइंट 4। ठीक है, हमारा 4 पॉइंट है ओरिजिनेशन ऑफ प्लास्टिड। मैंने आपको बताया था कि हम लाइन से सिस्टमेटिक तौर से पढ़ते हैं ताकि आपको समझ में आए कि प्लास्टिड के बारे में हम मतलब सीरियल से जानकारी लें कि पहले हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, आपको नोट्स बनाने में ईजी रहे और आपके माइंड में सेटअप अच्छी तरीके से हो सके। तो 3 पॉइंट तक बच्चों इसके पहले वाले वीडियो में है और यहाँ से हम 4 स्टार्ट कर रहे हैं। 4 हमारा पॉइंट है बच्चों ओरिजिनेशन ऑफ प्लास्टिड, यानी कि जो प्लास्टिड होते हैं जो कि प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं और जो कि एक बहुत ही अजूबा चीज़ है। ठीक है ना, मतलब कहेंगे प्लांट्स के लिए एक ये वरदान है ना, जो गॉड ने केवल प्लांट्स को ही दिया है कि वो सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप कर सके। ये जो प्लास्टिड हैं, इनका ओरिजिनेशन कैसे होता है, ये बनते कैसे हैं? क्या शुरू में ही जब सेल बनता है तभी ये प्लास्टिड बन जाते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट के तभी बन के रेडी हो जाते हैं? ऐसा नहीं है बच्चों, इनका ओरिजिनेशन होता है प्रोप्लास्टिड से। ठीक है, यानी कि जब सेल तैयार होता है तो उसमें प्रोप्लास्टिड है ना, प्रोप्लास्टिड बन के रेडी होता है। प्लास्टिड का ही एक रूप है जो कि अनडेवलप्ड है, यानी कि पूरी तरीके से ये डेवलप नहीं होता है। इसको हम बोलते हैं प्रोप्लास्टिड, यानी कि प्लास्टिड बनने से पहले, मतलब ये इनके तीनों फॉर्म बनने से पहले का रूप। ठीक है, ये प्रोप्लास्टिड तो बन के रेडी रहता है जो कि अनडेवलप है। इसको अच्छी तरीके से भी डेवलप नहीं किया गया है क्योंकि पता नहीं है कि इसको क्या करना है, मतलब ये किधर जाएगा, ये ल्यूकोप्लास्ट बनाएगा, क्लोरोप्लास्ट बनाएगा या फिर ये क्रोमोप्लास्ट बनाएगा। ये होता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर प्लांट्स को रिक्वायरमेंट है जहाँ पर कि हमको ल्यूकोप्लास्ट करना है तो ये प्रोप्लास्टिड जो है वो ल्यूकोप्लास्ट में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर डेवलपमेंट होगा इस तरीके का स्टोरेज के हिसाब से। अगर बोला गया सेल को कि यहाँ पर स्टोरेज का काम है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट को स्टोरेज करना है, तो प्रोप्लास्टिड जो होगा, रिक्वायरमेंट क्या आई हमारी स्टोरेज की, तो प्रोप्लास्टिड चेंज हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट में। और ल्यूकोप्लास्ट अगेन ये 3 पार्ट में डिवाइड होकर के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट को स्टोर करेगा। यदि रिक्वायरमेंट आई कि नहीं फोटोसिंथेसिस करना है, ठीक है ना, और ग्रीन पिगमेंट होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, फोटोसिंथेसिस करना है, तो यही प्रोप्लास्टिड जो है ये पूरा अब डेवलप होगा और अपना पूरा स्ट्रक्चर ये कैसा बना लेगा, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर अभी हम पढ़ेंगे। तो ये क्लोरोप्लास्ट में डेवलप हो जाएगा जरूर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसी प्रोप्लास्टिड को यदि अनडेवलप ये है, ठीक है ना, अभी अनडेवलप करके छोड़ दिया गया है और इसको बोला गया कि आपको ये काम नहीं करना है, स्टोरेज भी नहीं करना है, फोटोसिंथेसिस भी नहीं करना है, बल्कि प्लांट्स को कलर देना है, तो यही प्रोप्लास्टिड चेंज हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रोप्लास्टिड जो है क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर ये प्रोप्लास्टिड डेवलप होकर के ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट बनाता है। ठीक है, तो ओरिजिनेशन ऑफ प्लास्टिड, यानी कि प्लास्टिड का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, तो प्लास्टिड जो बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, प्रोप्लास्टिड से बनते हैं। ये हो गया हमारा 4 पॉइंट। ठीक है, अब हमारा 5th पॉइंट है क्लोरोप्लास्ट। हमने जो मेन हमको जो पढ़ना है वो है हमारा क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड भी जो हमने ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में तो के बारे में हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, और क्लोरोप्लास्ट वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ही है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब ये प्लास्टिड में ये मेन प्लास्टिड हमारा है क्लोरोप्लास्ट, और इसमें हमको हमारा जो टॉपिक है जो हमको डिटेल में पढ़ना है वो क्लोरोप्लास्ट ही है। ठीक है, तो चलिए आज हमारा स्टार्ट करते हैं हम क्लोरोप्लास्ट की बात। ये जो बच्चों हमारा 5 नंबर का जो क्लोरोप्लास्ट है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी संख्या की कि क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर कितनी संख्या में पाए जाते हैं। तो नंबर इन डेवलप्ड प्लांट, अगर कोई डेवलप्ड प्लांट है यानी कि ट्री है, यानी कि या पूरी तरीके से डेवलप प्लांट है, तो उसके सेल के अंदर ये सेल है तो सेल के अंदर 20 से लेकर के 50 तक
ठीक है, संख्या में 20 से लेकर के 50 तक क्लोरोप्लास्ट पाए जा सकते हैं। ठीक है, ये जैसे सेल है और ये क्लोरोप्लास्ट, मैंने एक एग्जांपल दिया है कि इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट की संख्या 20 से लेकर 50 तक हो सकती है यदि डेवलप प्लांट है तो उसके सेल के अंदर। और क्लेमाइडोमोनास एल्गी की हम बात करें जो कि काफ़ी छोटे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 20 से लेकर के 50 तक, देखिए 20 से 50 तक बात हो रही है किसमें, डेवलप्ड प्लांट्स के सेल में। अगर हम लोअर की बात करें जैसे क्लेमाइडोमोनास है, तो क्लेमाइडोमोनास जो एल्गी है इसके अंदर सिर्फ एक ही क्लोरोप्लास्ट है, यानी कि इसको ज़्यादा फोटोसिंथेसिस यानी कि ज़्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें एल्गी कितनी होती है, ओनली 1 एल्गी। अगर हम स्पाइरोगायरा की बात करें, स्पाइरोगायरा भी क्या है, एक एल्गी है। यदि स्पाइरोगायरा एल्गी की हम बात करें तो इसमें क्लोरोप्लास्ट की संख्या 2 से लेकर के 14 तक हो सकती है। ठीक है, 2 to 14। जाइग्नेमिया ये भी क्या है, एक एल्गी है जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट की संख्या 2 होती है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की संख्या नंबर जो है वो भी अलग अलग है, एल्गी ही है ये, ठीक है ना, तीनों एल्गी है और तीनों एल्गी में भी हम देख रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट की संख्या नंबर जो है वो डिफरेंट है। हमने देखा था कि एल्गी में जो प्लास्टिड होते हैं इनके शेप में बहुत वेरिएशन पाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा वेरिएशन किसमें होता है, तो आप बताएंगे कि सबसे ज़्यादा वेरिएशन प्लास्टिड के यानी कि शेप में जो वेरिएशन होता है ये एल्गी में होता है। और आप यहाँ संख्या भी देख रहे हैं, नंबर में भी इसमें काफ़ी वेरिएशन है, ये भी एल्गी, ये भी एल्गी, ये भी एल्गी, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट के नंबर में भी इसमें वेरिएशन है। ठीक है, तो ये हो गया इनकी संख्या। अब हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, एक बात ध्यान रखिएगा कि क्लोरोप्लास्ट क्या है। अब प्लांट के लिए क्लोरोप्लास्ट किचन है। ठीक है, जैसे हमारा घर होता है तो घर में किचन होता है, किचन ही वो जगह होता है जहाँ पर कि खाना तैयार होता है, खाना बनता है। ठीक है ना, और वहीं से खाना बनने के बाद सप्लाई होता है, मतलब हर एक मेंबर्स को जो खाना मिलता है, एनर्जी मिलती है, वो जो है किचन से ही मिलता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्लांट के अंदर जो सेल हैं उन सेल के अंदर ये जो क्लोरोप्लास्ट है वही क्या है, किचन है। यानी कि प्लांट्स ने अपना किचन कहाँ बना रखा है, अपने सेल के अंदर, और प्लांट के किचन का नाम है क्लोरोप्लास्ट, जहाँ की भोजन बनता है और भोजन बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब बच्चों हम 5 पॉइंट यहाँ पर आ गए। 6 पॉइंट में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट दिखता कैसे। 6 पॉइंट है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे। ये है क्लोरोप्लास्ट का अल्ट्रा स्ट्रक्चर, यानी कि जब हम किसी एक प्लांट सेल को देखते हैं, उस प्लांट सेल के जब हम अंदर जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमको दिखाई देता है क्लोरोप्लास्ट। अब जब हम क्लोरोप्लास्ट के अंदर जा कर के देखेंगे, उसको जूम करके देखेंगे, बड़ा देखेंगे, तो हमको ये उसका अल्ट्रा मीन्स होता है बहुत ही बारीक स्ट्रक्चर, यानी कि हमको इसके अंदर की सारी चीज़ें बारीकी से जब हमको दिखाई देती हैं तो इसको हम कहते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तो ये है हमारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसमें आप देखिए एक एक पॉइंट हम समझते चलेंगे। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इस अल्ट्रा स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम के अल्ट्रा स्ट्रक्चर में हम देखते हैं तो सबसे पहले हमको इसमें 2 मेम्ब्रेन, ठीक है, दिखाई देते हैं, यानी कि ये 2 मेम्ब्रेन से मिलकर के बना हुआ है। शेप आपको मैंने बताया था कि इसका शेप जो होता है वो इलिप्टिकल होता है, ओवल शेप का होता है, डिस्क के स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है ना, इस तरीके के शेप इसके होते हैं। ठीक है, इसका जब हम लेयर देखेंगे तो इसमें 2 लेयर है, यानी कि ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जिसमें कि 2 मेम्ब्रेन से घिरा हुआ ये है। इसमें फर्स्ट मेम्ब्रेन हमारा है आउटर मेम्ब्रेन, जिसके जो थिकनेस होती है, इसकी मोटाई होती है वो 50 एंगस्ट्रॉन होती है, और जो इसका इनर मेम्ब्रेन है इसकी भी मोटाई जो होती है वो 50 एंगस्ट्रॉन होती है। ठीक है, तो ये डबल मेम्ब्रेन हो गए और इनकी ये थिकनेस हो गई। ओके, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं और ये बने किससे होते हैं, लिपिड और प्रोटीन से बने होते हैं, जैसे कि सारे मेम्ब्रेन ही बने होते हैं, तो ये लिपोप्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, सेकंड आते हैं हम इसके अंदर। अब हम इसके अंदर जब प्रवेश करते हैं तो जो इसका ग्राउंड, जो इसका मैट्रिक्स होता है, यानी कि जो इसका ग्राउंड सब्सटेंस है, इसके ग्राउंड सब्सटेंस का नाम हम यहाँ पर देंगे स्ट्रोमा। ठीक है, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में बोला था मैट्रिक्स, वही मैट्रिक्स यहाँ पर, यानी इसका जो ग्राउंड फ्लूइड है उसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा। और इस स्ट्रोमा के अंदर, यानी कि इसके अंदर जो लिक्विड पूरा भरा हुआ है, ये क्या है, स्ट्रोमा है, और इस लिक्विड के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, जितनी भी जरूरत की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें पाई जाती हैं, और एंजाइम्स के अलावा बाकी जो भी चीज़ें ये पाई जा रही हैं, ये सब की सब सारी चीज़ें किस में है, स्ट्रोमा के अंदर ही हैं। हम ये जो भी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर कहाँ मिल रहे हैं हमको, स्ट्रोमा के अंदर मिल रहे हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर। अब देखिए इसका कुछ ये यूनिक स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है।
हमको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि ये इस तरीके का एक क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो भी पढ़ाते हैं ऐसे ही बताते हैं, क्योंकि ये दिखता ही है ऐसा जैसे कि सिक्का हो, ठीक है ना। 5-5 के सिक्के हो या एक-एक का सिक्के हैं, और ये एक-एक के सिक्के को एक दूसरे के ऊपर ऐसे जमा करके और लाइन तैयार कर दिया गया है, जैसे कि बचपन में हम लोग करते हैं, ठीक है ना। गुल्लक है, हमारे गुल्लक में बहुत सारे पैसे हैं, गुल्लक को फोड़ा और उसमें से जो पैसे निकलते हैं उसको क्या करते हैं हम अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं ना, कि 1-1 रुपये को हमने एक साइड में कर लिया, 2-2 रुपये के कॉइन को हमने अलग कर लिया। उसी तरीके से ऐसा लगता है जैसे कि कॉइन यहाँ पर एक के ऊपर एक कॉइन रखा गया है, ठीक है। तो ये बच्चों जो पूरा ये ढेर है ना, कॉइन का जो पूरा ये ढेर है, इस पूरे ढेर को हम कहते हैं ग्रैनम, ठीक है। इनका नाम क्या है, पूरे ढेर को हम बोलेंगे ग्रैनम। और इसमें आप देखेंगे कि जो एक कॉइन है, ठीक है ना, एक सिक्के को हमने उठाया तो एक सिक्के को बोला जाता है थाइलेक्वाइड। ये क्लोरोप्लास्ट का अपना एक स्ट्रक्चर है जो कि इसके अंदर ये पाया जाता है। तो ये क्या है, जो एक क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम बोलेंगे थैलेक्वाइड, और पूरे क्वाइन के ढेर को हम बोलेंगे ग्रैनम। और ग्रैनम जो होता है ये जनरली एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर कितने ग्रैनम पाए जाते हैं, तो 40 to 60। जैसे मैंने अभी यहाँ पर कितने ग्रैनम बना रखे हैं, ये हमारा ग्रैनम का मतलब ग्रुप है ना, पूरा ढेर। तो एक ग्रैनम हो गया, ये दूसरा ग्रैनम हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। जिस तरीके से मैंने इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुल टोटल 4 ग्रैनम बना रखे हैं, उसी तरीके से इसके अंदर होते कितने हैं एक्चुअल में, तो एक्चुअल में 40 to 60 रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है ना, 40 से लेकर के 60 तक ग्रैनम हो सकते हैं, ठीक है, ओके। अब हमारा जो ये बच्चों थैलेक्वाइड है, इस थैलेक्वाइड को जब आप देखेंगे एक थैलेक्वाइड को, तो ऐसा लगेगा आपको सैक लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि एक छोटा सा सैक है ना, छोटी सी पोटली की तरह से ये स्ट्रक्चर हमको दिखाई देती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये सिंगल मेम्ब्रेन से बना होता है, यानी कि इसमें बाहर में जैसे इसमें डबल मेम्ब्रेन है, उसी तरीके से इसमें बाहर में क्या होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और इसी के अंदर थाइलेक्वाइड के अंदर जो आज तक आप पढ़ते आ रहे हैं, क्लोरोफिल 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 वर्ड जो आप सुनते आ रहे हैं कि प्लांट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, जो आपने ये सुनते आ रहे हैं वो क्लोरोफिल कहाँ रहता है, उसका घर हमको मिल गया, उसका घर है ये थाइलेक्वाइड, ठीक है। क्लोरोफिल का घर कहाँ है, थाइलेक्वाइड, ठीक है। तो थाइलेक्वाइड के अंदर बहुत सारे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर रहते हैं, लेकिन क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स ऐसे ही फ्रीली नहीं रहते हैं, बल्कि इसके अंदर क्वांटा होता है, उस क्वांटम के अंदर ही ये पाए जाते हैं, क्वांटा के अंदर बैठे होते हैं, जो कि हम आगे भी मैं आपको समझाऊंगी। फिलहाल हमने ये देखा कि हमारा जो क्लोरोफिल है उसका घर कहाँ है, उसका घर हो गया हमारा ये थाइलेक्वाइड, ठीक है। एक ग्रैनम जो होता है, एक ग्रैनम, ये दूसरा तीसरा चौथा, ये सारे ग्रैनम को जब हमने ध्यान से देखा तो हमने इसके अंदर ये देखा कि जो ग्रैनम है ये आपस में किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ग्रैनम में ही एक ऐसी पाइप है ना, एक लैमिली है, और इस लैमिली से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि सारे ग्रैनम जितने हैं ये 40 to 60 वो सारे के सारे आपस में जुड़े हुए हैं, इनको भी जोड़ के रखा गया है। और इस जो ये जुड़े हुए हैं इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिली, क्योंकि स्ट्रोमा लिक्विड में पाया जाने वाला ये लैमिली है जो कि सारे ग्रैनम को क्या कर रहा है, आपस में बांध रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम स्ट्रोमा लैमिली कहते हैं। इस स्ट्रोमा लैमिली के बारे में जिन साइंटिस्ट ने बताया उनका नाम था फ्रेट्स, ठीक है। देखिए हम जो ये स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक साइंटिस्ट ने लिया और फटाफट उन्होंने देख लिया और सारी बातें आपको बता दी, बस आप ऐसे पढ़ लिए, नहीं। एक चीज़ के डिस्कवर में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि अल्ट्रा स्ट्रक्चर आप देखिए सेल, बात स्टडी में परेशानी इस बात की आती है क्योंकि ये चीज़ें इतनी छोटी हैं, आंखों से दिखाई नहीं देती, माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं देता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी हाई पावर लगा करके देखते हैं तब जा करके हमको चीज़ें दिखाई देती हैं। तो स्टडी करना बहुत कठिन हो जाता है, ठीक है ना। इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए और हमारे सामने ये स्टडी करके साइंटिस्ट जो होते हैं वो इतना सारा हमारे सामने नॉलेज हमको देते हैं कि अब हमने सब कुछ कर दिया, सब कर आया रखा है, अब आपको सिर्फ इसको पढ़ लेना है, इसको रेडी कर लेना है और एग्जाम में ये पूछा जाएगा, ठीक है। आपको नॉलेज अपना बढ़ाना है। देखिए इसको, इस जानकारी को लेने के लिए आपको कुछ करना नहीं है ना, कोई मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ सब कुछ पकाया है, बस आपको ये पढ़ना है। तो हमको तो इतना ही काम करना है, तो ये तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने ये डिस्कवर किया होगा उन्होंने कितनी अपनी रातों की नींद हराम की होगी। तो बच्चों इसलिए पढ़ाई को हमको मन से पढ़ना है, ठीक है, रटने के हिसाब से कभी नहीं। उस चीज़ को फील किया करो कि जिन्होंने ये सारा कुछ खोज के हमको दिया होगा उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। तो चलिए
ये क्या है हमारा स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है? फ्रेट्स ने। ये स्ट्रोमा लैमेली जो होते हैं, जैसे ये लैमेली है, ये है, ये है, ये है, ये सारे लैमेली जो होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इस पूरे में ये फैले होते हैं और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। एक ग्रेनम और दूसरा ग्रेनम, दो ग्रेनम आपस में अटैच है, किसके द्वारा? इस लैमेली के द्वारा अटैच है, इसलिए इसको हम इंटरग्रेनम भी कहते हैं। दो ग्रेनम को अटैच करने वाला लैमेली है ना, ये क्या हो जाएगा? इंटरग्रेनम, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इतनी चीज़ें हमने देख ली। अब मैं आपको इसमें बता दूँ ये संख्या, देखिए जैसे हमारा एक ट्री है, एक हरा भरा एक बड़ा सा ये पेड़ है, इस ट्री के एक सेल को हमने निकाल लिया, ठीक है। एक सेल को निकाल करके और उसको हमने माइक्रोस्कोप के अंदर रख करके और उसको जब हमने देखा अच्छी तरीके से, तो उसके अंदर हमको क्लोरोप्लास्ट की संख्या कितनी दिखाई दी कि इसके इस सेल के अंदर, इस प्लांट के एक सेल के अंदर कितने क्लोरोप्लास्ट हैं? तो हमको दिखा 20 से लेके 50 के बीच में, उसी रेंज में आते हैं, ठीक है। अब हमने एक क्लोरोप्लास्ट को उठाया, ठीक है ना। एक क्लोरोप्लास्ट में ग्रैनम कितने हैं? जब हमने ग्रैनम को काउंट करके देखा तो हमको लगा अच्छा 40 to 60 है ना, 40 से लेके 60 तक ग्रैनम है, ओके। जब हमने एक ग्रैनम को जब हमने उठाया, इस एक ग्रैनम को, और इसमें जब हमने सिक्कों को गिनना शुरू किया, यानी कि थाइलेक्वाइड को जब हमने गिनना शुरू किया, तो हमको पता पड़ा कि हर ग्रैनम में लगभग 10 से लेकर के 100 थाइलेक्वाइड हैं, यानी कि 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं और मैक्सिमम 100, ठीक है। तो ये 10 से लेके 100 तक का ग्रुप तैयार हो सकता है। 10 से 100 का मतलब क्या है कि 10 मिनिमम हो गया और मैक्सिमम 100 हो गया। इनके बीच के नंबर भी हो सकते हैं कि इतने इतने सारे थाइलेक्वाइड आपस में इकट्ठे हो जाएं। हो सकता है 40 थाइलेक्वाइड इसमें इकट्ठे हों, हो सकता है कि इसमें 60 थाइलेक्वाइड इकट्ठे हों, हो सकता है यहाँ 80 थाइलेक्वाइड आपस में इकट्ठे हों, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के थाइलेक्वाइड कितने हो सकते हैं? 10 से लेकर के 100 तक हो सकते हैं। जब हमने एक थाइलेक्वाइड को देखा तो कि उसके अंदर क्लोरोफिल कितने हैं, जो भी हम देख रहे हैं कि क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन कलर देता है, वो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स इस एक थाइलेक्वाइड के अंदर कितने हैं? तो हमको मिलता है कि इसमें क्लोरोफिल, एक थाइलेक्वाइड में क्लोरोफिल के 230 से लेकर के 250, 230 से लेकर के 250 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। और यही क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि क्या करते हैं, इस थाइलेक्वाइड को ग्रीन कलर देते हैं, ठीक है ना। क्लोरोफिल के इन मॉलिक्यूल्स की वजह से 230 से 250 इसके अंदर भरे हुए हैं, तो ये पूरा जो हमको सिक्का है ये ग्रीन कलर का दिखाई देता है। ये सिक्का इतना ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा हो गया है ये कि ये पूरा ग्रैनम हमको ग्रीन कलर का दिखाई देता है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर इतने ग्रैनम हैं कि ये पूरा पूरा हमको क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का दिखाई देता है, ठीक है। और एक सेल के अंदर इतने क्लोरोप्लास्ट हैं, 20 से लेके 50 तक की, पूरा सेल ही हमको ग्रीन दिखाई देता है। और एक प्लांट इतने सारे सेल से बना हुआ है कि पूरा ये पौधा ही हमको ग्रीन कलर का दिखाई देता है, ठीक है। और ग्रीन कलर स्टार्ट कहाँ से हुआ है? यहाँ क्लोरोफिल से, ठीक है। समझ आया? तो ये है हमारा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो कि हमको ग्रीन कलर देता है। इसके अलावा इस क्लोरोप्लास्ट की कुछ खासियत देखिए, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर सर्कुलर क्लोरोप्लास्ट डीएनए पाया जाता है, ठीक है ना, जिसको ये रिस और प्लैट नामक साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था हमको, सर्कुलर क्लोरोप्लास्ट डीएनए। आपने माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखा था, वहाँ पर भी सर्कुलर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट था। इसके अंदर भी सर्कुलर क्लोरोप्लास्ट डीएनए पाया जाता है। जिस तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, उसी तरीके से इसके अंदर भी सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये भी एक अपने आप में एक सेल है, ठीक है ना, सेल है। अभी और हम देखेंगे। तो इसमें सर्कुलर क्लोरोप्लास्ट डीएनए है, ओके। और इस डीएनए है तो ये क्या कर सकता है? आरएनए भी बना सकता है। यानी कि डीएनए है तो इसका मतलब कि इसमें आरएनए भी होगा, है ना। डीएनए से आरएनए बन सकता है ज़रूरत के हिसाब से। उसके अलावा इसमें 70S राइबोसोम भी मौजूद है। राइबोसोम, 70S राइबोसोम, ये राइबोसोम और ये आरएनए, ये दोनों मिलकर के क्या कर सकते हैं? प्रोटीन बना सकते हैं। जो कि हमने पढ़ा है कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए किन की जरूरत होती है? 70 राइबोसोम की और आरएनए की, ठीक है। एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए और ये राइबोसोम, ये सब मिल करके, राइबोसोम के अंदर होता है आरआरएनए, ठीक है ना। ये सब मिल करके, आरएनए और राइबोसोम मिल करके क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो इसके अंदर प्रोटीन बनाने वाली मशीन ये खुद अपना रख रखा है, यानी कि इसको बाहर से किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं, अपना प्रोटीन खुद बनाएगा जितनी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये अपना प्रोटीन बना सकता है, किसकी वजह से? मशीन क्या है? मशीन ये रहा हमारा राइबोसोम और आरएनए, उसे इसने प्रोटीन बना लिया। उसके अलावा सबसे खास इसने डीएनए, इसके अपना इसका खुद का डीएनए है, ठीक है। डीएनए यदि इसका खुद का है तो उस डीएनए से ये आरएनए बना सकता है,
ठीक है ना। और ये डीएनए अपना खुद का होने की वजह से ये क्या कर सकता है कि ये अपनी संख्या, मतलब एक क्लोरोप्लास्ट है, अपनी कॉपी बना दिया, 2 क्लोरोप्लास्ट हो गए, ठीक है, और जरूरत पड़ी तो 2 से 4 क्लोरोप्लास्ट हो गए ना। अपने क्लोरोप्लास्ट की संख्या भी ये बढ़ा सकता है, इसको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ये कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास डीएनए है ना। एक प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है, प्रोकैरियोटिक सेल पूरा सर्वाइव करता है सेल, एक सेल ही, मतलब वो पूरा जैसे हम लोग हैं, है ना, इतने सारे सेल से बने हुए हों और पूरा मतलब एक है, एक इंडिविजुअल, एक पर्सन। तो एक ही जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो एक ही सेल है और वो पूरा एक पर्सन है, फिर पूरा एक, और मतलब एक सेल जो है उसी में उसका पूरा जीवन है, एक सेल का ही बना हुआ है। उस सेल के अंदर क्या होता है? डीएनए, ये सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। और इन 3 चीज़ों की वजह से वो अपने बॉडी के अंदर सारी एक्टिविटीज़ कर सकता है, ठीक है। सेल्फ रेप्लिकेशन करता सकता है, यानी कि वो क्या करता है, अपनी मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, अपनी संख्या को बढ़ा सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, सारे प्रोसेस उसके हो जाते हैं। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द ये सेल जो हमारा, बिकॉज ऑफ डीएनए, है ना, सर्कुलर डीएनए, क्योंकि इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। डीएनए जो होता है ये कंट्रोलिंग है, ठीक है ना, कंट्रोल करने का काम करता है। और डीएनए से आरएनए बन गया और राइबोसोम है तो प्रोटीन वगैरह बना करके, और प्रोटीन ही क्या होता है? एंजाइम होता है। प्रोटीन को इन्होंने एंजाइम में कन्वर्ट करके, एंजाइम को यूज़ करके इसमें सारा काम भी कर लेते हैं ये। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है ये एक प्रोकैरियोटिक सेल की तरह से एक्ट करता है। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं कि ये सेल विद इन सेल है। एक हमने सेल विद इन सेल किसको बोला था? माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी सेम टू सेम यही कंडीशन है कि उसके पास भी सर्कुलर डीएनए होता है और उसके पास भी राइबोसोम होते हैं, 70S राइबोसोम, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है? सेल विद इन सेल है। क्लोरोप्लास्ट भी क्या है? सेल विद इन सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया भी सेमी ऑटोनोमस है, मतलब अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। और ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये भी क्या है? सेमी ऑटोनोमस है, ठीक है ना। तो आगे हम और मैं इसके बारे में बताऊंगी, अभी तो बता ही दिया, लेकिन सेमी ऑटोनोमस के बारे में और हम चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये यहाँ पे हमको कुछ दिखाई दे रहा है स्टार्च ग्रेन्स, यानी कि जो इन्होंने फूड मटेरियल बनाया है वो स्टार्च ग्रेन्स जहाँ तहाँ इसमें पड़े रहते हैं स्टोरेज फॉर्म में, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई गई हैं, ठीक है। और बाकी इसमें पूरा ये लिक्विड भरा होता है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, और स्ट्रोमा के अंदर वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, सारे एंजाइम्स वगैरह अवेलेबल होते हैं जो कि इनको काम करने के लिए, क्लोरोफिल है उसको वर्क करने के लिए, या जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, जब ये फूड मटेरियल बनाते हैं, तो वहाँ पर जो भी ये साइकिल चला रहे हैं, डार्क रिएक्शन कर रहे हैं, लाइट रिएक्शन कर रहे हैं, उस सारे रिएक्शन में इनके काम में जितने भी एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी, जो कुछ भी रिक्वायरमेंट होगा, वो सारा रिक्वायरमेंट कौन पूरा करेगा? इसमें ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है स्ट्रोमा, वो उसको कंप्लीट करके इनको देता है। तो बच्चों ये हो गया हमारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आगे अभी इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे और इसको बच्चों ये वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि ये अभी चलता ही रहेगा जब तक कि हमारा लास्ट टॉपिक फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट नहीं हो जाता है, तब तक ये हमारा वीडियो चलता रहेगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।